बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमन अरोड़ा जी। मंच पर आसीन मेरे भाई, मेरे दोस्त और आप सबके, हम सबके प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, पंजाब के शिक्षा मंत्री और मेरे छोटे भाई दोस्त मीत जी, साथ साथ जनरल सिंह जी जो दिल्ली के बहुत प्यारे विधायक हैं और पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं, साथ में आप सभी भाइयों बहनों, बरनाला के सभी व्यापारी मित्रों, मैं आपके बीच आया हूं। आपने एक बहुत तेजी से, सख्ती से और ईमानदारी से, मेहनत से काम करने वाली सरकार चुनी है। मैं अभी पीछे गुजरात में था। अभी तक मैं देश में, मान साहब, कहीं जाता था तो लोग मुझसे कहते थे, जैसे मैं जम्मू में गया, कहीं राजस्थान में गया, इधर भी दिल्ली जैसी सरकार चाहिए। अभी मैं हिमाचल और गुजरात में गया पीछे, तो अभी लोगों की भाषा बदल गई है। लोग कहने लगे हैं जी हमको भी दिल्ली और पंजाब जैसी सरकार चाहिए। अभी तो 3 महीने हुए हैं काम करते हुए पंजाब की सरकार को। पूरे देश के लोगों की नजर थी कि ये सरकार आएगी तो काम कैसे शुरू करेगी। मैंने भी पूछा, भाई दिल्ली में तो ठीक है, चलो आपने सुन लिया, लेकिन पंजाब के बारे में मैंने सोचा 3 महीने पुरानी सरकार है, 15 दिन पुरानी, तो 2.5 महीने पुरानी सरकार थी। मैं क्या, इनको लोगों को क्या पता चला। मैं और मीत भाई दोनों थे गुजरात में भी शिक्षा मंत्रियों की मीटिंग में। वहां पे जनता में जो भी मिलता था कहता था जी दिल्ली और पंजाब की तरह से सरकार चाहिए। मैंने कहा क्या किया, लोगों को क्या पता है आपके बारे में कि पंजाब के लोगों ने कैसी सरकार चुनी है। बोले जी मान साहब फैसले बड़े तेजी से ले रहे हैं और बड़े सख्ती वाले ले रहे हैं। ये बात देश के लोगों तक पहुंच गई है, ये बात देश के लोगों तक पहुंच गई है और आप नहीं पहुंचाई है। ऐसा नहीं है कि खाली सारी दुनिया अखबार पढ़ के चलती है। पंजाब के व्यापारियों ने ही बात पहुंचाई है कि पंजाब में अब व्यापारियों को अपने छोटे छोटे काम कराने के लिए सरकारी दफ्तरों में रिश्वत नहीं देनी पड़ती है। पंजाब के सरकारी दफ्तरों में अब ईमानदारी से काम होने लगा है। ये पंजाब से बात पहुंच गई है। मैं चुनाव प्रचार के दौरान जब पंजाब में आता था, चुनाव से पहले, तो जगह जगह मान साहब के कहने पर जगह जगह व्यापारियों के संवाद हुए। हर जगह व्यापारियों से मुझे सुनने को मिला कि ये रवायती पार्टियों ने व्यापारियों के किसी भी छोटे छोटे काम के लिए रिश्वत के रेट बांध रखे हैं। हम अपनी मेहनत खुद कर लेंगे, व्यापार खुद बढ़ा लेंगे, लेकिन रिश्वत बंद करा देना, ये छोटे छोटे काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। और आपको पता होगा, आपको ध्यान में होगा कि 3 महीने पहले जब आपके वोट से ताकत लेके सरकार बनी और रिवायती पार्टियों को आपने किनारे किया और भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो इनका सबसे पहला फैसला था, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो सबसे पहला कदम मुख्यमंत्री जी ने उठाया, भगवंत मान जी ने, वो था कि पंजाब के आम आदमी को, पंजाब के आम व्यापारी को रिश्वत राज से मुक्त कराने का इन्होंने नंबर जारी करके कहा कि कोई भी अफसर, कोई छोटे से छोटा कर्मचारी और बड़े से बड़ा अफसर और मंत्री तक कोई रिश्वत मांगे, रिकॉर्डिंग करके भेज देना, उसको छोड़ेंगे नहीं, जेल में भिजवाएंगे। और आप देख लो पिछले 3 महीने में हर रोज लोगों के फोन आए हैं। अब तो कम हो गए धीरे धीरे आने, क्योंकि लोगों के मन में डर पैदा हो गया। लेकिन सरकार बनते ही जिसने भी कहीं रिश्वत मांगी किसी व्यापारी से, उसको उठा के जेल में डाला, छोड़ा नहीं किसी को। ये नहीं कि भाई किसी एमएलए ने जाके सिफारिश कर दी, किसी पार्टी वाले ने कोई सिफारिश कर दी, जी मेरा जानकार है, छोड़ा नहीं किसी को। मैसेज साफ है कि किसी व्यापारी से कोई रिश्वत लेगा तो जेल में जाएगा, वो चाहे संतरी हो और चाहे मंत्री हो। यह देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने पद संभालते ही संतरियों पे जिस हिसाब से नजर रखी, पटवारियों के काम पे नजर रखी, इंस्पेक्टरों के काम पे नजर रखी, टैक्स वाले अफसरों के, ईटीओ के काम पे जैसे नजर रखी, वैसे ही अपने मंत्री के काम पे भी नजर रखी। और मीडिया वालों ने नहीं बताया, खुद नजर तेज रख के पकड़ा
कि मेरा मंत्री भी अगर रिश्वत खाएगा तो उसको मंत्रालय में नहीं जगह है, उसकी जगह जेल में रहेगी। ये मिसाल पंजाब के सरकारी सिस्टम को देके उन्होंने किया कि अब पंजाब के किसी भी आदमी को अपने छोटे छोटे किसी काम के लिए, एक बड़े काम के लिए कहीं भी रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। ये भगवंत मान सरकार का फैसला है, ये भगवंत मान का फैसला है। आज पंजाब की यही बात पूरे देश को पसंद आ रही है। पंजाब सरकार की ये सख्ती, हर मामले में जिस तरह से पंजाब सरकार सख्ती से पेश आती है वो लोगों को पसंद आ रही है। पंजाब में जिस तरह से मान साहब ने किसानों के लिए काम करना शुरू किया वो लोगों को पसंद आ रहा है। सरकार बनते ही केजरीवाल जी की गारंटी, जिसको आप सब केजरीवाल जी मान साहब की गारंटी के लिए मौका दिया, जिसके लिए उन्होंने ऐलान किया कि जुलाई से लोगों के घरों में बिजली के बिल जीरो आने लगेंगे, जुलाई के महीने के बाद से। अब बजट बन रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें यह फैसला होगा और उसके बाद में आपके बीच में बिजली के बिल जीरो आने लगेंगे। और सिर्फ करप्शन नहीं, माफिया से सीधी टक्कर, रेत माफिया को कंट्रोल कर दिया। और तो और लोग पूछते थे पैसा कहां से आएगा। आपके मंत्री हैं कुलदीप धालीवाल जी, 6000 एकड़ जमीन माफियाओं से छुड़ाई है। और माफिया क्या, पुराने नेताओं से छुड़ाई है, पुराने नेताओं ने कर लिया था। पुराने समय में पार्टियां सरकारी जमीन नेताओं के खाते में डालती थी। आपने वैसी सरकार चुन ली है जो जमीनों को नेताओं के कब्जे से निकाल के सरकार के कब्जे में ला रही है, ताकि वहां पे स्कूल बन सके, अस्पताल बन सके, नई नई इंडस्ट्री लग सके और जरूरत पड़े तो उसको पैसा कमा के उससे सरकार के खाते में लाया जा सके। मैं कुलदीप धालीवाल जी से पूछ रहा था, ये जमीन जो आपने छुड़ाई है कितने की छुड़ा ली होगी? बोले जी ऐसे तो मोटे हिसाब लगाना मुश्किल है, गांव देहात से लेके बड़े बड़े शहरों तक की जमीन जाके खुद छुड़ाई है, जा जाके 6000 एकड़ जमीन। बोले ऐसी भी जमीन है जिसका 25 करोड़ रुपए एकड़ के दाम है, और ऐसी भी जमीन है जिसके 50 लाख रुपए एकड़ के दाम है। मोटे मोटे तौर पे, ज्यादा नहीं तो एवरेज भी लगाओगे तो 6000 करोड़ की जमीन तो छुड़ा चुके हैं सरकार के लिए। ये पूछते थे ना पैसा कहां से आएगा? पैसा ईमानदारी से आएगा, पैसा सख्ती से आएगा, पैसा मेहनत से आएगा। पंजाब के लोग मेहनत करने में कभी कसर नहीं छोड़ते, ना पहले छोड़ते थे ना अब छोड़ते हैं। लेकिन सरकार पहले मेहनत नहीं करती थी, सरकार बेईमानी करती थी। आज ईमानदारी की सरकार, मेहनत करने वाली सरकार आ गई है। सड़क पे उतर के चोरों की आंख में आंख, माफिया की आंखों में आंख डाल के कहती है तुम्हें बेईमानी नहीं करने देंगे, माफियागिरी नहीं करने देंगे। इससे सर पैसा आएगा। दिल्ली में भी जब 2015 में आए थे, हमने कहा एजुकेशन पे खर्च करेंगे, गरीबों के लिए खर्च करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, बिजली फ्री देंगे। लोग कहें पैसा कहां से आएगा? अरविंद केजरीवाल जी ने, हम सब ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया तो आज दिल्ली के पास पैसे की कमी नहीं है। दिल्ली का जो बजट 30,000 करोड़ रुपए का होता था, 7 साल के अंदर अंदर, 7वें साल में जब मैंने 7वां बजट पेश किया आम आदमी पार्टी की सरकार का, तो 30,000 करोड़ का बजट इस साल 76,000 करोड़ रुपए का हो गया है, 76,000 का। कोई नया टैक्स नहीं लगाया, टैक्स कम कर दिए सारे। जैसे जैसे टैक्स कम किए वैसे वैसे लोगों ने टैक्स ज्यादा देना शुरू कर दिया। जहां टैक्स की चोरी होती थी वो भी रोकी, लेकिन जहां टैक्स व्यापारियों से रिश्वत ली जाती थी वो भी सारी रोकी। उसके बाद दिल्ली में पैसे की कमी नहीं हुई। धीरे धीरे पंजाब में भी 1-2 साल में आप देखिएगा पैसे की कमी नहीं रहेगी। और पंजाब के सर पे, एक एक पंजाबी के सर पे जितना कर्जा पिछली सरकारें छोड़ के गई हैं, आपके मेहनत के पैसे से, जो आप पहले भी देते थे लेकिन रिश्वत में चला जाता था, उस पैसे को सरकार में लाके उसकी एक एक पाई पाई चुकाएंगे और एक एक पंजाबी के सर से कर्जा उतार के जाएंगे। ये मान साहब का वादा है, ये पंजाब की सरकार का वादा है, ये केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस का आपसे वादा है। और अभी तो 3 महीने हुए हैं। 3 महीने में जितने तेजी से मान साहब ने फैसले लिए, डिसीजन लिए, वे सारे फैसले पुरानी सरकारें 4.5 साल बाद लेती थी, जब चुनाव की याद आती थी कि जनता के बीच में फिर से जाना है। उन्होंने 3 महीने में वो सारे फैसले ले डाले जो कभी 3 साल और 4 साल में कोई पार्टी नहीं लेती थी। 25,000 नौकरियां, आजकल नौकरियों की बड़ी चर्चा है। केंद्र में बैठी हुई सरकार कह रही है कि हम 10 लाख नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन नौकरियां ऐसी दे रहे हैं कि 17 साल में नौकरी देंगे और 21 साल में नौकरी छीन लेंगे, बाद में आप भाड़ में चले जाओ, हमको नहीं पता। यह केंद्र सरकार का कहना है। 3 महीने पहले सरकार में बैठते ही, कुर्सी पे बैठते ही मान साहब ने फैसला लिया कि हम ऐसी नौकरियां नहीं देते, हम देते हैं पक्की नौकरियां।
एक बार लड़का या लड़की नौकरी में आई तो 60 साल का रिटायर होगा जाके, 21 साल के लात मार के बाहर नहीं भगाएंगे। और पेंशन मिलेगी, पक्की नौकरी देंगे। और 25,000 नौकरियों का ऐलान किया था। मैं मान साहब से सुबह पूछ रहा था कि उस पर क्या हुआ। मान साहब ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कई हजार लड़के लड़कियों को तो पक्की नौकरियां मिल चुकी हैं। और वो मोदी जी वाली 4 साल की नहीं है, बल्कि 60 साल तक की नौकरियां मिली हैं। 60वें साल में रिटायर होने वाली नौकरियां मिल चुकी हैं, कई हजार लोगों को मिल चुकी है। ये सारे काम करना शुरू कर दिए। बात सेना की करते हैं, सेना का पूरा कबाड़ा करके रख दिया। इस तरह की योजना बना के आज युवाओं के भविष्य, जो देश सेवा करने का भविष्य था, देश सेवा युवा करना चाहता है पूरी जिंदगी के लिए, ये कहते हैं 4 साल के लिए मौका देंगे देश सेवा करने का, उसके बाद जाओ घर बैठ जाना जाके। आज मान साहब ने फैसला लिया दिल्ली की तरह से कि देश का कोई भी, पंजाब का कोई भी सिपाही, वो चाहे पंजाब पुलिस में हो, अर्धसैनिक बलों में हो, पैरामिलिट्री में या फौज में हो, अगर कोई अपनी वर्दी की रक्षा की खातिर, फर्ज की रक्षा की खातिर जान की बाजी लगाता है, शहीद होता है, तो उसके परिवार की मदद को 1 करोड़ रुपए देंगे। ये दिल्ली और पंजाब के अलावा पूरे देश में कहीं नहीं है, पूरे देश में कहीं नहीं है, केवल और केवल दिल्ली और पंजाब में यह फैसला लिया गया है। जीरो टॉलरेंस करप्शन, शहीदों के लिए सम्मान, नौजवानों के लिए नौकरी, व्यापारियों के लिए करप्शन फ्री गवर्नेंस। ये गवर्नेंस पिछले 3 महीने से आपके यहां चल रही है। इस बीच में आपके बीच चुनाव आया है। इस चुनाव में मैं केवल आपके बीच एक विनती करने आया हूं। जैसा भाई मीत जी बता रहे थे कि आपने सबने हमेशा यहां से आम आदमी पार्टी को पहले साल से जिता के भेजा है, इस बार भी लोकसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद को भेजिए। अब भेजना और जरूरी इसलिए हो जाता है कि आपको, आपका इस बार का एक एक वोट मान साहब के काम को मजबूत करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार चल रही है, मान साहब की जो सरकार चल रही है, आपकी जो सरकार चल रही है, उसके काम पर, उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए जाएगा। केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए जाएगा। तो इस बार आपको वोट केवल और केवल एक सांसद बनाने के लिए नहीं, बल्कि मान साहब के हाथ मजबूत करने के लिए, केजरीवाल साहब के हाथ मजबूत करने के लिए भी झाड़ू पे ही दबाना है आने वाले 23 तारीख के चुनाव में। इसके बाद काम तो बहुत चल रहे हैं पंजाब में, व्यापारियों के लिए और काम हो रहे हैं, इंडस्ट्री को आगे ग्रोथ करने के लिए काम हो रहे हैं, गांवों को उठाने के लिए, खेती को उठाने के लिए कई तरह के काम मान साहब ने किए हैं और कर रहे हैं। शिक्षा में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल्स के साथ बैठ के मान साहब, मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने सामने सामने बैठ के पूछा, भाई हम चाहते हैं कि आप शानदार एजुकेशन दो, लेकिन शानदार एजुकेशन से पहले आप हमें बताओ कि हम क्या शानदार काम करें ताकि हमारे प्रिंसिपल शानदार एजुकेशन दे सकें। ये कभी हुआ नहीं पंजाब के इतिहास में। पंजाब का बजट आने वाला है, उसमें बहुत सारी योजनाएं होंगी निश्चित रूप से, लेकिन उसकी एक चीज जो आपके बीच आ चुकी है, व्यापारी बंधु बैठे हैं, कि पहली बार पंजाब के वित्त मंत्री ने 25 शहरों में जा जाके व्यापारियों से पूछा कि बताओ बजट में क्या चाहिए। आज तक कभी नहीं हुआ। तो ये सारे काम होने, इन सारे कामों को और मजबूती से करने के लिए, अपनी सरकार को और मजबूत बनाने के लिए, केजरीवाल जी की राजनीति को और मजबूत बनाने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करने आया हूं कि इस बार फिर से 23 तारीख को जब बटन दबाने जाए तो चारों तरफ मौका झाड़ू को ही देके आए, क्योंकि झाड़ू का दिया हुआ बटन ही आपकी सरकार को मजबूत करेगा। झाड़ू पे दबाया हुआ बटन ही आपकी राजनीति को मजबूत करेगा, ईमानदारी की, सख्ती की, काम करने वाली राजनीति को मजबूत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। भारत माता की। बरनाला दी इनकलाबी धरती दे लोग, शहीदां दी धरती, बड़े बड़े शायरां दी धरती, बड़े बड़े राइटरां दी धरती, पीरां फकीरां दी धरती बरनाला। सब तो पहला जिन्ने भी कदम तुसी चल के आए हो, साडे सिर मत्थे, मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत भी है, नमस्कार भी है, सत श्री अकाल भी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। स्टेज के उत्ते देश के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री, देश के क्रांतिकारी डिप्टी मुख्यमंत्री ते सिक्ख्या मंत्री मनीष सिसोदिया जी बैठे ने। तुहाडे अपने शहर दे, तुहाडा अपना पुत, तुहाडा भतीजा, तुहाडा छोटा वड्डा भाई, पंजाब दा
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਰਨਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਚਾੜੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਵਪਾਰ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹਜੇ, ਪਰ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਆਈ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਸ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਰਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਲਤੀ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਟ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਆ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾਮ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
जिद्दे आखिरी इट लग गई भी बन गया, फिर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, कहते हुण नहीं हो सकती। बस लै आ देखो तुसी फैसले किहदे हक च हो रहे हैं? आपदे हक च। ये भी कढ़ा रहे हैं कागज। सवेरे 5 बजे उठ के चैक कर लिया करो मोबाइल फोन, क्योंकि बड़े तड़के 3 साढ़े 3 बजे तक तो कोई ना कोई हुंदा है। जिन्हों ने पंजाब नूं लुट्टिया, जिन्हों ने पंजाब नूं कुट्टिया, एक एक पैसे का हिसाब लवांगे ना। 6000 एकड़ तो मनीष जी हजे पिंडां वाली है, उधरले पासे नूं जावांगे हुण पहाड़ियां दी जड़ाइयां च, उत्थे 2-2 हज़ार करोड़ दे तां फार्म हाउस ने, 2-2 हज़ार एकड़ दे। 50 तो 60 हज़ार एकड़ जमीन दबी हुई है जी उत्थे कल्ले उस इलाके च। ले जे उही छड़ा लीए पंजाब दा कर्जा लै जाऊगा। ये ताइयों तां सानूं पुछी जांदे सी भी गारंटियां देई जानो, पैसे कित्थों आउणगे? इन्हां नूं ऐ सी ये तां साडे कोल हैगे ने, इन्हां नूं ये नहीं पता सी पैसे तुहाडे कोलों ही आउणगे। आपदे वाला भुल नहीं गए सी। हाँ कमाल है वीरो। पंजाब दुखी क्यों होया? पंजाब ने एडे गुस्से नाल फैसले लए वोटां पाउण वाले क्यों? देखो लोहे दी ते सोने दी दुकान आमने सामने सी बाजार च, तां सोना लोहे नूं कहंदा यार थोड़ा तेरे भी बजदा है, थोड़ा मेरे भी बजदा है, तू थोड़ा जिहा ज्यादा नहीं रौला पाउंदा, अद्धे बाजार च तेरी आवाज सुनदी हुंदी है, मेरे जो थोड़ा बजदा कि दुकान तो बाहर आवाज आई है। लोहा कहंदा बिल्कुल सही गल है सोने, थोड़ा तेरे भी बजदा लोहे का, थोड़ा मेरे भी बजदा है। फर्क सिर्फ इन्ना का है कि जो तेरे ते लोहे का थोड़ा बजदा है वो तो बगाना है तेरे वास्ते, तू सोना वो लोहा है। बगाने ने तो कुटना ही हुंदा, बगाने ने तो दुख ही देने हुंदे ने, तां करके तेरी आवाज घट है भाई। कहंदा मैनूं दुख इस गल दा है कि मैनूं मेरे अपने कुटदे ने, थोड़ा लोहे दा है। दुख इस गल दा है गोरे लुट के लै गए, दुख घट जूगा जो आपदे वाले लुटते हैं ना, उदों ज्यादा दुख हुंदा। उहदे लैके कित्थे जाना पैसा बई, तुसीं इत्थे ही रह जूगा। जदा कोई होवे ना तुहाडी धर्मराज नाल गल हो गई भी तुहाडे वाले आ सकदे ने, तां भी पार्सल कर दिओ इत्थे। नाले पक्का पता है कि जाना कुछ नहीं, सिर्फ जे कोई चंगे काम कर जाओगे 4 बंदे याद रख लैणगे, नहीं तो इत्थे फिर दुनिया आउंदी जांदी रहिंदी। जाके जंक्शन रेलां दा गड्डी एक आवे एक जावे। यही दुख है इन्हां नूं कि आम घरां दे मुंडे हुण क्यों बन गए सिक्ख्या मंत्री, आम घरां दे धीआं पुत्त क्यों बन गए मुख मंत्री। यही दुख है बस। साडे घरें आ गए, उत्थे बची कुची कांग्रेस जिन्नी हैगी है, बिना पुछी आ गए। चलो आखे चलो आ गए, चल चाह पी लो यार, ये तो दिन छपाउंदे फिरदे ने, चल सूरज जा छिप जे। चाह पियाती, चाह पीने तो बाद घर ही बह के नारे लाउण लग गए। नारा की ला रहे सी? धर्म सोत तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के। एक नारा लाई जांदा सी साडे हक इत्थे रख। मैं आख्या यार रिश्वत खोरी करना कांग्रेस का हक है? असल च हक बना रखा है, क्योंकि 60 साल तो ज्यादा इन्होंने नहीं राज किया है ना, ये राज तो बिना रह नहीं सकते। बारी आई नहीं ऐतकी। मैनू तो लगता कई तो घट्टो घट्ट 10-10 साल बाद फॉर्चूनर च उतर के धुप्पे बैठे होने। इन्होंने कभी धुप्प देखी थोड़ी सी। जे अकाली आ गए तो भी इन्हों की चलती सी, ये आ गए तो भी नहीं चलती सी। हुण नहीं, हुण बदलाव आऊगा, बड़ा बदलाव आऊगा। और एक गल की मैं गारंटी दिना,
कि हक च फैसले होणगे तुहाडे। ਵਪਾਰ ਨੂੰ मैं बहुत ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ पंजाब ਨੂੰ मैं इंडस्ट्रीयल हब बनाਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, क्योंकि जिथे जिथे इंडस्ट्री होगी उत्थे बेरोजगारी नहीं होगी। पहला वैट हुंदा सी, हुण तो चलो GST आ गए। मनीष सिसोदिया जी वित्त मंत्री सी, बुलाए व्यापारी, हाँ भी किवें आह जी इंस्पैक्टर तंग करते हैं, अच्छा ठीक है ओके हो गया फैसला, नहीं आउणगे कोई तुहाडे कोले। 12.5% वैट हुंदा सी, 5% वैट करता, 7.5% वैट घटाता। वैट घटा के ये कहता ईमानदारी नाल टैक्स दे दिओ, थोड़े ते लावांगे। 2000 करोड़ रुपये की कलैक्शन वध गई घटा के। इन्होंने ये नहीं पता ना कांग्रेसी अकालियां नूं, जो साडा प्रधान है वो इनकम टैक्स का कमिश्नर है, IRS है वो, उन्होंने सब पता है पैसा आऊ कित्थों, पैसा जाना किधर है। ये तो हुण तुहानूं पता ही है कहा जे ने चंदू मारे होली तुरे फिरते ने, मतलब ना ये पता भी पंजाब च जिले किन्ने ने, ना ये पता बस आप धीआं पुत्ती दिसदे, होर तां कोई दिसदा नहीं। सो वीरो मैं तुहानूं ये कहना, एक बहुत वड्डी जिम्मेदारी मेरे ते आ गई। मैं तुहानूं एक छोटी जी कहानी सुणाना। एक किसी पिंड दे विच कोई साध सीगा, संत सी, डेरे ते रहिंदा सी। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ। ਉਦੋਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਦਾ, ਲੈ ਲਓ। ਭੇਜਤਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ। ਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾਲਿਆ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ਼ੇਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਇਹ 20 ਲੈ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ। ਚਲ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਕੂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਆ, ਕਰੋੜ ਤੇ ਗੱਲ ਨਵੇੜ ਲਓ ਹੁਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਦੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਡਾਕੂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹੀ ਡਾਕੂ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹੀ ਸਾਧ ਸੰਤ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਉਸੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੰਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜੀ ਉਤਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਠਾਏ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅੱਡੀ, ਘੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 50-60 ਮੀਟਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਘੋੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਤੂੰ। ਉਹੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੇ ਲਗਾ, ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਇਆ ਮੈਥੋਂ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨਾ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਤੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸਮਝ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਲਗਭਗ 72% ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਜਮਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 250 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਸੀ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ, 150 ਕਰੋੜ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਦਿੱਲੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਊਗਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲ ਦੋ। ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਨੀਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 2.25 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਫਿਰ MP ਲੈਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ 19 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਭਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ, ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ CLU, ਕੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਲਿਓ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ RTO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੋਈ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੱਢ ਲਓ। 15 ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਗੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 15 ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਚ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕੋਈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲੋਕ, ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਟਨਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ 2 ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ, ਵੰਦੇ